गुड आफ्टरनून। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की और सीरीज़ को जो है हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों की बारी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के केस लॉज को समझने की और इम्पॉर्टेंट केस लॉ जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कौन कौन से हैं उन सब को आज हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला केस लॉ है जोधन बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2015 का वाद है। उपहत साक्षी के परिसाज का अपना स्वयं का ही महत्व है, उस पर विश्वास व्यक्त किया जाना चाहिए जब तक कि मुख्य परिसर विरोध एवं असंगतियों के आधार पर उसके साक्ष्य को नामंजूर करने के ठोस आधार न हो। उपहत साक्षी को विधिता विशेष परिस्थिति प्रदान की गई है, उसको हुई उपहति घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति की अंतर्निहित प्रत्याभूति होती है। दूसरा केसला है खुर्शीद अहमद बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 2018 में पेश किए गए साक्ष्यों को विश्लेषण करते समय न्यायालय को एक अत्यंत तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। न्यायालय को मामूली विरोधाभासों पर साक्ष्यों को भी खारिज नहीं करना चाहिए। तीसरा केसला है कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 2018 का वाद है एक स्थिति में झूठा सभी स्थितियों में झूठा फैलुलस इन यूनो फैलुलस इन ओमनिबस सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनाज को भूसे के ढेर से अलग करे। सच्चाई का पता लगाना न्यायालय का कर्तव्य है। साक्षी की गवाही में सच्चाई होने पर साक्ष्यों में मामूली विरोधाभासों और चूक को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। महेंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छी तरह से यह स्थिति को दोहराया कि एक स्थिति सभी स्थितियों में झूठा सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता। न्यायालय ने कहा कि अगर साक्षी की गवाही कथन के हिस्से के संबंध में अविश्वसनीय है तो आरोपी को दोषी ठहराने के लिए कथन के दूसरे हिस्से को आधार नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा वाद है पुष्पा देवी जाटिया बनाम ML बधावन का महत्वपूर्ण वाद है। इस वाद में कहा गया है कि अवांछनीय साधनों के माध्यम से प्राप्त साक्ष्य को भी विचार में रखा जा सकता है बशर्ते वह सुसंगत हो। तीसरा वाद है अब्दुल रजाक बनाम स्टेट 1969 का महत्वपूर्ण वाद है। इस वाद में कहा गया कि खोजी कुत्ते के मदद से तथ्यों की खोज वैज्ञानिक साक्ष्य है। अन्य महत्वपूर्ण वाद है कूना बनाम उड़ीसा राज्य 2018। इस वाद में कहा गया कि अभिव्यक्ति साबित या नसाबित नहीं हुआ साक्ष्य के मानक दृष्टिकोण से अर्थात विवेकपूर्ण मनुष्य के दृष्टिकोण से परिस्थितियों के अस्तित्व अनास्तित्व के बारे में मानक को निर्धारित करता है। इतना ही कि विचार को अपनाते हुए सबूत को मापने के लिए एक उपयुक्त ठोस मानक के रूप में आवश्यकता पूर्ण प्रभाव की संभाव्यता या संभाव्यता की परिस्थितियों को दिया जाना है। अन्य वाद है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली बनाम जगन्नाथ अशोक कुमार AIR 1987 का वाद है। इसमें कहा गया कि मध्यस्थों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए लेकिन वे साक्ष्यों की विधि से बाध्य नहीं होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण वाद है गणेश के गुलवे बनाम महाराष्ट्र JIR 2002 हैं। यह जानने के लिए कि साक्षी की विवेचना की जानी चाहिए कि उसका कौन सा हिस्सा वस्तु की सही और सही स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यह अनाज को भूसे के ढेर से अलग करने सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चैफ जैसा कृत्य है। अन्य महत्वपूर्ण वाद है आशीष बाथम बनाम मध्य प्रदेश वाद 2002 का वाद है। इस वाद में कहा गया कि सिविल मामलों में एक विषय मैटर साबित होना तब कहा जाता है जब संभाव्यता का संतुलन बनता है, लेकिन आपराधिक मामलों में न्यायालय को उचित संदेह से परे साक्ष्य की आवश्यकता होती है। अन्य महत्वपूर्ण वाद है
रानी बनाम महाराष्ट्र 1998। अन्य अपराधों के अन्वेषण में प्राप्त साक्ष्य भी किसी दूसरे मामले में अच्छे साक्ष्य का निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते वह सुसंगत है। अन्य महत्वपूर्ण वाद है बैन बनाम व्हाइट, रेवन एंड फर्नेक्स जंक्शन 1850 है। विधिक साक्ष्य विधि एक देशी लेक्स फूरी जो न्यायालय को शासित करती है। रेलेवेंट फैक्ट, बसंती बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 1987। न्यायालय ने कहा कि जब हत्या के तुरंत बाद हत्या के आरोपी व्यक्ति ने मृतक की अनुपस्थिति का वर्णन यह कहकर कर दिया कि वह गांव छोड़ चुका था, तो न्यायालय ने उस कथन को एक ही संव्यवहार के भाग के रूप में माना और इस तरह वह सुसंगत है। आर बनाम फोस्टर 1834 का वाद है। साक्षियों ने केवल तेज रफ्तार वाहन को देखा था, न कि दुर्घटना को। घायल व्यक्ति ने दुर्घटना की प्रकृति बताई। उन्हें इस बात की साक्ष्य देने की अनुमति दी गई कि मृतक ने क्या कहा, क्योंकि वह उसी संव्यवहार रेस गेस्टे का भाग था। जी विजयवर्धन राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1996। एक ही संव्यवहार का एक भाग होने के लिए एक कथन को नैसर्गिक होना चाहिए, तथ्य के साथ समसामयिक होना चाहिए। यदि तथ्य समाप्त होने के बाद कथन पारित किया गया है और कथन देने वाले साक्षी के पास विचार या परावर्तन के लिए समय है, तो यह प्रासंगिक नहीं है। गिनतेला राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1996 241। तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग हों उसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे का सिद्धांत या सामान्य सिद्धांत का एक अपवाद है। अनुचित साक्ष्य हेयर से एविडेंस को सबूत के रूप में स्वीकार नहीं करता। धारा 6 के तहत ग्रह कुछ तथ्यों को स्वीकार करने का औचित्य तथ्यों का ग्राह्यता विवादक तथ्यों के संबंध में इस तरह के कथनों या तथ्यों की सहजता और स्पष्टता के कारण। सुखर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1999। धारा 6 सामान्य सिद्धांत एक अपवाद है, अनुचित साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। धारा 6 के प्रावधान के भीतर अनुचित साक्ष्य के प्रयोग के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अधिनियम विवादक तथ्य के साथ समसामयिक था और दोनों के मध्य कोई अंतराल नहीं होना चाहिए जो छल प्रवंचना का असर दे सके। रामलोचन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 1963। मानव शरीर के कंकाल में ऊपर मिलान के लिए रखी गई मृतक की तस्वीर यह साबित करने के लिए ग्राह्य थी कि कंकाल मृतक का था। पम्मी बनाम मध्य प्रदेश 1998 का वाद है, जो कहता है कि पहचान परेड होल्डिंग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन आयोजित करना अनिवार्य नहीं है। इसके आयोजन में विफलता अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है, जहां गवाह पहले से आरोपी व्यक्तियों को जान रहे थे। अन्य महत्वपूर्ण वाद है अब्दुल वहीद खान बनाम आंध्र प्रदेश 2002 का वाद है। यह वांछनीय है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पहचान परेड आयोजित की जाए। अन्य महत्वपूर्ण वाद है हरनाथ सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1970। पुलिस साक्षियों को सक्षम करने के उद्देश्य से पहचान परेड आयोजित करनी होती है, जो उन संपत्तियों को पहचान करने के लिए जो अपराध के विषय हैं, उन व्यक्तियों की पहचान करना है जो इसके साथ संबंध रखते हैं। अन्वेषण अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए साक्षियों से पहले ज्ञात कुछ अपराध शामिल थे। न्यायालय के समक्ष साक्षी की गवाही को पुष्ट करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना है। सुरेंद्र नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1998। शिनाख्त की परेड का आयोजन तब भी अनिवार्य नहीं जब इसकी मांग अभियुक्त द्वारा की जाए। अभियोजन ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। मलखान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2003। शिनाख्त परेड एक कमजोर प्रकार का है, यह एक मौलिक साक्ष्य नहीं है। शिनाख्त परेड आयोजित करने में विफलता न्यायालय में शिनाख्त के साक्ष्यों को ग्राह्य नहीं करेंगी। अमरनाथ झा बनाम नंदकिशोर 2018। शिनाख्त परेड का आयोजन TIP न करना
अभियोजन के मामले के लिए स्वयं में घातक नहीं है, लेकिन यह मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालयों द्वारा विचारणीय होगा। सुखपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य 2019 परिस्थिति जन्य साक्ष्य के एक मामले में हेतुक स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष की अक्षमता हमेशा अभियोजन के मामलों के लिए संघातिक नहीं होती। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया। जयंती भाई बनाम गुजरात राज्य 2002 अन्य उपस्थिति का अभिभाग प्ली या फेलिबी धारा 11 के अंतर्गत साक्ष्य का एक नियम है। अपराध साबित करने का अभियोजन पक्ष पर है। केवल इस तथ्य से काम नहीं किया जाएगा कि अभियुक्त ने अन्यत्र उपस्थिति के अभिभाग लिया था। अभियुक्त द्वारा लिया गया अन्यत्र उपस्थिति का अभिभाग पर केवल तभी विचार करने की आवश्यकता है जब अभियोजन के भार को संतोषजनक ढंग से उन्मुक्ति दे दी गई हो। दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1981 अन्यत्र उपस्थिति प्ली या फेलिबी यह दर्शाता है कि आरोपी व्यक्ति घटना स्थल के बजाय किसी अन्य स्थान पर मौजूद था जिसका साक्ष्य उसके पास मौजूद है। दसारी शिवा प्रसाद रेड्डी बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश AIR 2004 का मामला है, जिसमें अभियुक्तों के ओर से अन्यत्र उपस्थिति का अभिभाग स्थापित करने में विफलता अभियोजन की सहायता नहीं करता। इस प्रकार अन्यत्र उपस्थिति का अभिभाग स्थापित करने के लिए अभियुक्त की ओर से विफलता इस निष्कर्ष को जन्म नहीं देगी कि अभियुक्त अपराध के स्थान पर मौजूद था। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन राज AIR 1980 यह धारा 10 को प्रवर्तन में लाने के लिए षड्यंत्र को केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना जरूरी होता है। बद्री राय बनाम बिहार AIR 1958 का मामला है। धारा 10 को अपराध की प्रकृति के कारण षड्यंत्रकारियों के पूरे समूह के विरुद्ध सह षड्यंत्रकारी के कृत्यों और कथनों पर लागू करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। शार्दुल सिंह बनाम बॉम्बे राज्य 1957 धारा 10 में निहित सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी पर आधारित है। यह आपराधिक मामलों में अभिकरण के सिद्धांत को उस अवधि के भीतर षड्यंत्रकारियों को कृत्यों के लिए निर्धारित करता है जिसके दौरान यह कहा जा सकता है कि कृत्य उसके सामान्य आशय के संदर्भ में थे। मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर 1940 धारा 10 के सामान्य आशय शब्द उस समय मौजूद सामान्य आशय को दर्शाता है जब कोई भी कार्य अथवा कथन उनमें से किसी एक के द्वारा किया गया या लिखा गया हो, जबकि षड्यंत्र वहाँ सामान्य आशय की उपस्थिति में साक्ष्य के रूप में सुसंगत थी। सामान्य आशय या षड्यंत्र के समाप्ति के बाद कोई कथन वृत्तांत या संस्वीकृत धारा 10 के अंतर्गत ग्राह्य नहीं है। अगला वाद है CBI बनाम VC शुक्ला AIR 1998 सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को दूसरों के कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उनके द्वारा उकसाया या उसके ज्ञान या सहमत से नहीं किया गया हो। उसकी कंसेंट से किया गया हो तो माना जा सकता है, कंसेंट नहीं है तो नहीं, या नॉलेज नहीं है। धारा 10 इस नियम का अपवाद प्रस्तुत करता है कि एक मूलतः प्रकट कृत्य के जो षड्यंत्रकारियों में से एक के द्वारा किया गया हो अवकरण के सिद्धांतों को लागू करने के लिए पर्याप्त है। शार्दुल सिंह बनाम राज्य AIR 1957 का मामला है जो थ्योरी ऑफ एजेंसी अभिकरण का सिद्धांत है। RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 टेप रिकॉर्डर वार्तालाप ग्राह्य है या स्वीकार है बशर्ते कि वह विवादक मामलों से सुसंगत हो, उससे आवाज़ की पहचान हो एवं टेप रिकॉर्डर को मिटाने की संभावना को खत्म करके वार्तालाप की सटीकता सिद्ध की गई हो। रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य 1994 सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सुसंगतता और ग्राह्यता शब्द समव्यापी
या परस्पर विनिमय करने योग्य नहीं है। उनका विधिक प्रसंग अलग है। सभी ग्राह्य साक्ष्य आमतौर पर सुसंगत होते हैं, लेकिन सभी सुसंगत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते हैं। गोरखपुर कलेक्टर बनाम पलकधारी सिंह 1890। जहां एक न्यायाधीश किसी विशेष साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में संदेह है, उसे अग्राह्यता के बजाय ग्राह्यता के पक्ष में निर्णय करना चाहिए। साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1966 का मामला है। साक्ष्य की ग्राह्यता उसके पुख्ता होने के बीच एक अंतर है। न्यायालय को दोहरे परीक्षण को लागू करना चाहिए। पहला, क्या संस्वीकृति पूरी तरह से स्वैच्छिक थी? दूसरा, यदि ऐसा है तो क्या वह सत्य और विश्वसनीय है? तीसरा है परिस्थिति प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य। ऋषिपाल बनाम उत्तराखंड 2013, कूना बनाम उड़ीसा राज्य 2018। साक्ष्य पर आधारित मामलों में हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में आधारित मामलों में इंटेंशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल रखता है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रविंद्र प्रकाश मित्तल AIR 1992। कभी कभी प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना कठिन होता है। ऐसे मामलों में न्यायालय परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भरोसा करते हैं। वे संबंधित परिस्थितियों को साक्ष्य प्राप्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्धारित किया कि निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की विवेचना करनी चाहिए। जिन परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला गया हो उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिए। स्थापित किए गए सभी तथ्य केवल अपराध की परिकल्पना और निर्दोषिता के साथ सुसंगत होने के अनुरूप होना चाहिए। परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता के लिए अभियुक्त के सिवाय किसी भी व्यक्ति की संभावना का बहिष्करण करना चाहिए। स्वीकृति एवं संस्वीकृति एडमिशन एंड कन्फेशन। कौशल टुप्पा बनाम झारखंड 2019। एक न्यायोत्तर संस्वीकृति एक कमजोर साक्ष्य है और संपोषक साक्ष्य के अभाव में उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। न्यायोत्तर संस्वीकृतियां अभिस्वीकृत के विरुद्ध साक्ष्य का मूल हिस्सा नहीं माना जा सकता है। दिगंबर वैष्णव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2019। धारा 27 के तहत प्रत्येक तथ्य की खोज ग्राह्य नहीं है, केवल प्रासंगिक तथ्य की खोज ग्राह्य है। फिर है दीपक भाई जगदीश चंद्र पटेल बनाम गुजरात राज्य 2019। धारा 25 घोषणा करती है कि पुलिस कार्यालय में किए गए किसी भी संदिग्ध को किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा। इस तरह की संस्वीकृति अभी भी अधिनियम की धारा 21 के तहत संस्वीकृति के रूप में ग्राह्य की जा सकती है, लेकिन CPRC की धारा 162 के तहत स्वीकार्यता के वर्जन के अधीन है। अगला वाद है भारत सिंह बनाम भागीरथी AIR 1966। सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्धारित किया कि संस्वीकृत ग्राह्य किए गए तथ्यों के मौलिक साक्ष्य हैं। संस्वीकृत जो विधिवत प्रमाणित है वह भी ग्राह्य है, चाहे उसे प्रस्तुत करने वाला पक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित हो न हो। हनुमंत नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1975। स्वीकृत का उपयोग खंडों में नहीं किया जा सकता, या तो महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार या पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जा सकता है। पकला नारायण स्वामी बनाम बादशाह 1939। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य AIR 1952। संस्वीकृति शब्द लॉर्ड एटकिन द्वारा परिभाषित किया गया है। पलविंदर कौर के मामले में प्रीवी काउंसिल द्वारा की गई परिभाषा को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। न्यायालय ने कहा कि एक संस्वीकृति को या तो अपराध के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए या फिर भी किसी दशा में उन सभी तथ्यों को अपराध को गठित करते समय either admit the court held that confession must either admit in terms the offenses or at any rate substantially all the faults which constitute the offense। अब्दुल राशिद बनाम AIR 2001 का महत्वपूर्ण वाद है। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि बिहार और उड़ीसा आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियुक्त द्वारा अधीक्षक को दी गई संस्वीकृति को अनुचित एवं अग्राह्य माना गया, क्योंकि आबकारी अधिकारी को
धारा 25 के तहत पुलिस अधिकारी के रूप में माना गया था। अगुन अगेशिया बनाम बिहार राज्य AIR 1966 का वाद है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कथन अभियुक्त ने अपराध किया या फिर उसने कुछ जगहों पर प्रयोजन छुपाया ग्राह्य नहीं है। केवल कथन का वही भाग ग्राह्य है जो छिपाए गए प्रयोजनों के स्थान के बारे में सूचना उद्घाटित करता है। अगला वाद है मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य 1976। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि यह साबित करना आवश्यक है कि वस्तु को छुपाने के स्थान से खोजा गया था। यदि वस्तु एक खुली जगह पर पड़ी है तो संभावना है कि दूसरे को इसके बारे में पता चल सकता है। यह साबित करना कठिन होगा कि अभियुक्त द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर वस्तु की खोज की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 27 धारा 24 से 26 की अपवाद है। पंडुरंगा कल्लू पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2002। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 27 धारा 25 धारा 26 की अपवाद है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमण उपाध्याय में कहा गया कि धारा 27 की संवैधानिक वैधता को धारित किया गया है। निशिकांत झा बनाम उत्तर प्रदेश बिहार राज्य AIR 1952। सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्धारित किया संशयकारी कथन एक भाग पर भरोसा करने बाकी को खारिज करने में कुछ गलत नहीं है। जब निर्दोषकारी भाग को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है तो न्यायालय सदोषकारी भाग पर विश्वास कर सकता है। प्यारेलाल बनाम राजस्थान राज्य AIR 1963। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि संशयित सत्य और स्वैच्छिक रूप से की गई है तो एक प्रत्याहारी संशयित रिट्रैक्टेड कन्फेशन दोष सिद्ध का आधार बन सकती है। विधि के मामले के रूप में अगर न्यायालय संशयित की सत्यता और स्वैच्छिक प्रकृति के बारे में आश्वस्त हो तो संपुष्टि आवश्यक नहीं है। हालांकि प्रज्ञा आवश्यकता होती है कि बिना पुष्टि के प्रत्याहारी संशयित के आधार पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पंजाब राज्य बनाम कुलदीप सिंह 1999। न्यायिकेतर संशयित साक्ष्य में ग्राह्य है। उचित मामलों में न्यायालय इस पर भरोसा करता है और अभियुक्त को दोष सिद्ध के। कर्नाटक राज्य बनाम PV रवि कुमार 2018। न्यायिकेतर संशयित एक कमजोर साक्ष्य है। अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराने का आधार नहीं बन सकता जब तक कि अन्य मौलिक साक्ष्यों के समर्थन में नहीं होना चाहिए। आशीष जैन बनाम मकरंद सिंह 2019। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अन्वेषण अधिकारी के अनुचित दबाव और बाध्यता के तहत किए गए अनिच्छिक संशयित का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है, भले ही वह अपराध से संबंधित भौतिक वस्तु की प्राप्ति का कारण बने। राम भरोसे शर्मा बनाम महंत रामस्वरूप 2001 का वाद है। एक कथन जो तथ्य और विधि के मिश्रित पृष्ठ पर एक स्वीकृत की प्रकृति का है, धारा 17 के तहत एक स्वीकृत के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि केवल तथ्य को एक स्वीकृति कर्ता को बाध्य करती है। विधि के पृष्ठ के लिए की गई स्वीकृति शत्रुचल्ला विजयाराम राजू बनाम निकम्मर जयराजू 2006। जहाँ एक व्यक्ति स्वयं के पक्ष में कोई कथन करता है, बाद में वह उसके हितों के प्रतिकूल हो जाता है, तो वह एक स्वीकृत के रूप में उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। भारत सिंह बनाम भागीरथी AIR 1966। एक स्वीकृत स्वीकार किए गए तथ्यों का एक मौलिक साक्ष्य है जहाँ विधिवत प्रमाणित एक साक्ष्य ग्राह्य है। स्टेट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम नवजोत सिंह सिंधु 2005 है। संस्वीकृति को अत्यधिक विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि कोई भी तर्क संगत व्यक्ति खुद के विरुद्ध स्वीकृत नहीं करेगा जब तक कि वह स्वयं की अंतरात्मा द्वारा सत्य बताने के लिए प्रेरित न हो। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य AIR 1952। संस्वीकृति या तो पूर्ण रूप से स्वीकार की जानी या पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दी जानी चाहिए।
मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य 1976। अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणाम में तथ्य की प्राप्ति होनी चाहिए। तथ्य की प्राप्ति को उद्धारित किया जाना चाहिए। सूचना प्राप्त होने के समय विरोध को पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होना चाहिए। यह जानकारी की तथ्य की प्राप्ति से संबंधित केवल वही रहा है। सीबीआई बनाम बीसी शुक्ला 1998। स्वीकृति दूसरे के विरुद्ध एक साक्ष्य नहीं है। स्वीकृत दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य तभी बन सकता है यदि वह संस्वीकृत के रूप में हो। इसका प्रयोग सह अभियुक्त के स्वीकृत के रूप में धारा 10 के तहत या धारा 30 के तहत किया जा सकता है। विश्वनाथ प्रसाद बनाम द्वारिका प्रसाद 1974। प्रथम कथन देने वाला पक्ष तथा वह साक्षी जिसकी परीक्षा होती है कथन को विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में अंतर है। पहले मामले में एक पक्ष द्वारा की गई संस्कृति अगर धारा 21 में प्रदत्त आवश्यकताओं को पूरा करती है तो वह मौलिक साक्ष्य के रूप में मानी जाएगी, और मामले में प्रथम कथन साक्ष्य की विश्वसनीयता को खंडित करने के लिए प्रयोग की जाती है और मौलिक साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होगी। जसलीन बनाम तमिलनाडु राज्य ईयर 2009 का वाद है। संस्कृत एक पूर्ण रूप से स्वीकार करना या अस्वीकार किया जाना चाहिए तथा न्यायालय सदोषकारी भाग को स्वीकार करने तथा निर्दोषकारी भाग को स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं है, परंतु उन स्थितियों में जहां निर्दोषकारी भाग न केवल स्वाभाविक रूप से अनुचित है बल्कि वह अन्य साक्ष्यों द्वारा विरोधाभासी है, न्यायालय सदोषकारी भाग को स्वीकार कर सकता है। बाल किशन बनाम महाराष्ट्र राज्य 1981। एक अधिकारी पुलिस अधिकारी है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए प्राथमिक परीक्षण यह है कि क्या संबंधित अधिकारी विशेष अधिनियम के तहत अन्वेषण के लिए सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं या नहीं, जिसमें चार्जशीट प्रस्तुत करके अभियोजन शुरू करने की शक्ति भी शामिल है। राजकुमार करवल बनाम भारत संघ। पुलिस अधिकारी की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसके पास न केवल अन्वेषण की शक्ति होनी चाहिए बल्कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करने की शक्ति होनी चाहिए। जब तक कि उसके पास आरोप का अन्वेषण करने, आरोप पत्र दाखिल करने की शक्ति नहीं है, तब तक उसे धारा 25 के अर्थों में उसे एक पुलिस अधिकारी नहीं कहा जा सकता है। मोहम्मद दस्तगीरी बनाम राज्य 1960। धारा 27 के तहत यह आवश्यक नहीं है कि जब कथन कारित किया गया था तब अभियुक्त था। उसे अभियुक्त बनाने के लिए यह पर्याप्त है कि इस तरह के कथन को न्यायालय में साबित किया जाए। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम जीत सिंह 1999। धारा 27 के तहत कथन केवल इसलिए अग्राह्य नहीं बन जाते हैं क्योंकि उनकी प्राप्ति किसी ऐसी जगह से की गई है जो दूसरे के लिए खुली या सुलभ है। वस्तु को उन स्थानों पर छुपाया जा सकता है जो दूसरे के लिए खुले और सुलभ है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वस्तु दूसरों के समान रूप से दिखाई दे रही थी? यदि नहीं तो महत्वहीन इममटेरियल है, वह स्थान दूसरों के लिए सुलभ है या नहीं। पुलुकुट्टी कोटैया बनाम एम्परर 1947। तथ्य की खोज का अर्थ है वह स्थान जहां से वस्तु को प्राप्त किया गया। अभियुक्त का इस विषय में ज्ञान था। इस जानकारी का साक्ष्य ग्राह्य होना अनुमान्य है। यह उस जानकारी के केवल उस हिस्से तक सीमित है जो तथ्य की खोज से संबंधित है। केहर सिंह बनाम AIR 1988। मजिस्ट्रेट द्वारा की गई संस्कृति साक्ष्य में ग्राह्य होगी यह दंड प्रक्रिया संहिता 164 के प्रावधानों के अनुपालन में दर्ज की गई। यदि संस्कृति दर्ज करने में कोई अनियमितता है तो तभी ग्राह्य होगी जब अनियमितताएं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 463 के तहत सुधार करने योग्य है। महत्वकाली कथन डाइंग डिक्लेरेशन। उकाराम बनाम राजस्थान राज्य 2001। कोई भी व्यक्ति अपनी जीवा पर झूठ रखकर नहीं मरेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि आसन्न मरण की भावना मनुष्य के मन में वैसी ही भावना पैदा करती है जैसी शपथ से बाध्य एक पूर्ण व्यक्ति के मन में होती है। उस व्यक्ति के झूठ बोलने की संभावना पूरी तरह से नहीं होती है। पकला नारायण स्वामी बनाम AIR
1939 है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि मृतक ने अपनी पत्नी से जो कथन किया था अभियुक्त के पास उससे पैसे लेने के लिए जा रहा था, धारा 32 सब क्लास 1 के तहत रहा है। कौशलराव बनाम बॉम्बे-राज 1958। यह ना तो विधि का शासन होगा न ही प्रज्ञा का। जब यह कहा जाए कि मृत्युकालिक कथन दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता, तब उसकी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा संपुष्ट न की जाए। एक सत्य और स्वैच्छिक कथन के लिए किसी की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। संपत बप्सू काले बनाम महाराष्ट्र 2019। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया, हालांकि दोष सिद्धि की पूरी तरह से मृत्युकालिक कथन पर आधारित हो सकती है, लेकिन उस स्थिति में जहां संदेश हो कि पीड़ित अच्छी मनोस्थिति में था, नहीं पुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता होगी। कौन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला 1885 है। यह भी निर्धारित किया गया कि संकेतों और सार हिला के द्वारा दिया गया मृत्युकालिक कथन भी सुसंगत है। सुरेश चंद्र जैना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2017। ऐसा कोई निर्णय नियम नहीं है। मृत्युकालिक कथन दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता जब तक कि उसकी पुष्टि न हो। पुष्टि की आवश्यकता बताने वाला नियम केवल विवेक संगत प्रूडेंस नियम है। भद्रगिरी वेंकट रवि बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूशन 2013। यदि मृत्युकालिक कथन स्वैच्छिक विश्वसनीय है, अच्छी मानसिक स्थिति में किया गया है, तो इस पर बिना किसी संपुष्टि के भरोसा किया जा सकता है। किसी भी विसंगत की स्थिति में इस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा। संजय बनाम महाराष्ट्र 2007। यदि मध्यकालिक कथनों में स्पष्ट विसंगतियां हैं, तो अभियुक्त को दोषी ठहराना सुरक्षित होगा। के रामचंद्र रेड्डी बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1976। जब घायल व्यक्ति पहले प्राथमिक दर्ज कराता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो प्राथमिकी को मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत माना जाएगा। कौशलराव बनाम बॉम्बे-राज AIR 1958। विधि का कोई पूर्ण नियम नहीं है। मृत्युकालिक कथन दोष सिद्ध कन्विक्शन साक्षी का एकमात्र आधार नहीं हो सकता जब तक कि इसकी संपुष्टि न कर ली जाए। के रामचंद्र रेड्डी बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1976 का वाद है। जब घायल व्यक्ति पहले प्राथमिक दर्ज कराता है तो उसके बाद की मृत्यु हो जाती है, तो प्राथमिक मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत माना जाएगा। कौशलराव बनाम बॉम्बे-राज 1958। विधि का यह पूर्ण नियम नहीं है कि मृत्युकालिक कथन दोष सिद्ध कन्विक्शन साक्षी का एकमात्र आधार नहीं हो सकता जब तक कि उसकी संपुष्टि न कर ली जाए। यह किसी भी अन्य साक्ष्य की तुलना में एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य नहीं है। किसी भी अन्य साक्ष्य के रूप में यह पायदान पर खड़ा है जिस पर अन्य साक्ष्य है। कुशा बनाम उड़ीसा राज AIR 1980। जब तक कि मृत्युकालिक कथन जो सत्य या सुसंगत माना जाता है, तब दोष सिद्ध करने के लिए इस पर भरोसा किया जा सकता है, भले ही इसकी कोई पुष्टि न हो। लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र 2019। मृत्युकालिक कथन मौखिक या लिखित या संचार के किसी भी पर्याप्त तरीके से हो सकता है। यह शब्दों द्वारा या अन्य किसी माध्यम से पर्याप्त होगा, बशर्ते कि संकेत निश्चित और सकारात्मक हों। विशेषज्ञता साक्ष्य एक्सपर्ट एविडेंस। बालकृष्ण दास अग्रवाल बनाम राधा देवी एंड अदर्स 1989। एक विशेषज्ञ ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने प्रशिक्षण और अनुभव से राय व्यक्त करने की एक ऐसी क्षमता हासिल कर ली जो एक साधारण साक्षी के पास नहीं है। किसी विशेषज्ञ के साक्ष्य के ऐसे साक्ष्य होते हैं जो विशेषज्ञता और अनुभव पर आधारित होते हैं। अब्दुल रहमान बनाम मैसूर राज 1972। सोनी की शुद्धता के प्रश्न में एक पेशेवर सुनार की राय को एक विशेषज्ञ की राय के रूप में प्रासंगिक माना गया है, हालांकि उसके पास कोई औपचारिक योग्यता नहीं थी। उसकी एकमात्र योग्यता अनुभव था। एस गोपाल रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य AIR 1996। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक विशेषज्ञता साक्ष्य कमजोर प्रकार का साक्ष्य है। न्यायालय इसे निश्चायक नहीं मानती, इसलिए स्वतंत्र और विश्वसनीय संपुष्टि के बिना इस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। दर्शन सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1997 का वाद है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि चश्मदीदा गवाह एवं चोट कैसी लगी के बीच असंगतता है, तब चिकित्सक के पास प्रत्यक्ष साक्षी को निसंदेह अपराधी ओवरराइड नहीं कर सकता है।
फखरुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1966 अब निर्धारित किया गया कि हस्तलेख एक ऐसी साक्षी के साथ से साबित हो सकती है जिसकी उपस्थिति में लेखन किया गया था या प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा। यदि वह उपलब्ध है तो किसी अन्य प्रकार के साक्ष्य को अनावश्यक माना जाएगा। लतेश बनाम महाराष्ट्र 2018 मौखिक साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य पर प्रधानता प्रूडेंस रखते हैं जब तक कि चिकित्सकीय साक्ष्य ऐसी घटना की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खंडन नहीं करता है। आशीष जैन बनाम मकरंद सिंह 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल एक मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपस्थित होने के कारण जो कि पुलिस को अभियुक्त के अंगुली चिन्ह प्राप्त करने के लिए अधिकृत करे, नहीं माना जा सकता कि अंगुली चिन्ह साक्ष्य और अवैध रूप से प्राप्त किया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम जयलाल 1997 एक साक्षी को एक विशेषज्ञ के रूप में दिखाना होगा। उसने विषय का विशेषज्ञ अध्ययन किया है, एक विशेष अनुभव प्राप्त किया है या दूसरे शब्दों में कुशल और उसे विषय का पर्याप्त ज्ञान है। मुरारी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1980 विधि या प्रज्ञा का कोई ऐसा नियम नहीं जो कहता है कि विशेषज्ञ की राय तब तक कभी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उसकी संपुष्टि न हो। अभियुक्त मामलों में संपुष्टि की मांग की जानी चाहिए। विलायत खान बनाम पंजाब राज्य AIR 1962 विशेषज्ञ की राय तब तक विश्वस्त नहीं किया जाना चाहिए जब प्रत्यक्ष साक्ष्य के विरोधाभास में हो। मुसीर खान बनाम मध्य प्रदेश AIR 2010 अंगुली चिन्ह विशेषज्ञ साक्ष्य का कोई मौलिक साक्ष्य नहीं है। इसका उपयोग केवल अभिलिखित मौलिक साक्ष्य के कुछ वस्तुओं के संपुष्टि के लिए किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस P. गोपालन उर्फ दिलीप बनाम केरल राज्य 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक अपराध के संबंध में एक मेमोरी कार्ड सामग्री दस्तावेज है, न कि कोई भौतिक वस्तु है। महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रफुल्ल B. देसाई 2003 साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शामिल होगी। रूप कुमार बनाम मोहन थडानी 2003 धारा 91-92 लिखित अभिलेखों के मामले में एकीकरण न्यायिक कार्य की मान्यता पर आधारित 1991 बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन फॉर द जूरल एक्ट ऑफ इंटीग्रेशन इन केस ऑफ रिटन इंस्ट्रूमेंट एक संविदा स्थापित करने वाले तीसरे पक्ष पर भी लागू होते हैं। आर जानकी रमनम बनाम 2006 धारा 92 तब लागू जब किसी मामले में लिखने के लिए पक्षकार अपनी शर्तों को न साबित करना चाहता है। वही व्यक्ति जिसमें लिखित मामलों के पक्षकार सम्मिलित हैं स्थापित करना चाहता है कि मामला स्वयं दिखावटी एवं काल्पनिक है। प्रिजंप्शन एंड बर्डन ऑफ प्रूफ आंध्र प्रदेश राज्य बनाम वासुदेव राज 2004 अवधारणा दूसरे ज्ञात तथा साबित तथ्यों का अनुमान हो। अ प्रिजम्पशन इज एन इंटरफेरेंस ऑफ फैक्ट डॉन फॉर द अदर नोन और प्रूव फैक्ट। यह एक विधि का नियम है। न्यायालय न्यायाधीश का एक तथ्य के विशेषज्ञ निष्कर्ष निकालेंगे। सेठू बनाम पलानी 1926 धारा 112 के तहत अवधारणा समान बाल के साथ लागू होती है, यहाँ तक कि उन मामलों में जहाँ बच्चा शादी के कुछ दिनों के भीतर पैदा हो। धारा 112 विवाहित स्थिति के दौरान जन्म से होना धर्मस्थ का निश्चायक सबूत है। यह तथ्य है कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता किसी पुरुष के बीच विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए उसका विघटन होने के उपरांत माता के विवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ हो। इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मस्थ पुत्र है जब तक कि वह दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था। गौतम कुंडू बनाम AIR 1993 यह भी निर्धारित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 112 के तहत अवधारणा को खंडित करने का एकमात्र तरीका परस्पर पहुंच के अभाव को साबित करना है तथा बायोमेडिकल साक्ष्य जैसे रक्त परीक्षण DNA परीक्षा आदि को साबित करने की अनुमति नहीं है। श्रीमती कांति देवी बनाम पोशीराम 2001 जब निर्धारित किया गया कि धारा 112 के तहत एक बार धर्मजता का निश्चायक सबूत कर दिया जाए और उसके बाद वास्तविक DNA परीक्षण द्वारा भी इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। यदि गर्भाधारण के समय पति पत्नी का एक साथ रह रहे हों और वास्तविक DNA परीक्षण द्वारा भी इसका खंडन नहीं किया जा सकता है, लेकिन DNA परीक्षणों से पता चलता है कि बच्चा पति से पैदा नहीं हुआ तो विधि की निश्चायकता अखंडनीय होगी। नंदलाल वासुदेव बर्डवाइक बनाम लता नंदलाल बर्डवाइक 2014 सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 112 के तहत
निश्चायक सबूत को समान रूप से किसी भी अन्य तथ्य से खंडित नहीं किया जा सकता। हालांकि डीएनए परीक्षण एक विशुद्ध विज्ञान है और एक बार डीएनए परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद धारा 112 के अवधारणा को फिर से खंडित किया जा सकता है। आलमगीर बनाम बिहार राज्य 2002 धारा 113 के तहत अवधारणा स्वचालित रूप से केवल इसलिए नहीं भी खंडित की जा सकती क्योंकि अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषमुक्त कर दिया गया हो। रविंद्र कुमार डे बनाम उड़ीसा राज्य 1976 साक्ष्य अभिनिर्धारित इस पर विचार नहीं कर सकता कि अभियुक्त अभियोजन पक्ष की तरह अपने मामलों की उसी शक्ति के साथ संबंधित करे। पर्याप्त है कि वह संभावनाओं के प्रसार प्रूडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी द्वारा धारा 105 के तहत अपने मामलों को साबित करे। संजय दत्त बनाम राज्य 1994 जब संवैधानिक प्रावधान द्वारा निर्दोषता की अवधारणा उलट जाती तो साक्ष्य का भार उतना वजनी नहीं होना चाहिए जितना अभियोजन पक्ष के लिए होता है। पी नरसिम्हा राव बनाम आंध्र प्रदेश 2001 साक्ष्य निर्धारित किया गया धारा 114 न्यायालय उसमें निर्दिष्ट तरीके से कुछ तथ्यों का अस्तित्व को अवधारित करने के लिए पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करती है। वास्तव में अस्तित्व का अवधारणा करते समय न्यायालय को बौद्धिक तर्क की प्रक्रिया को लागू करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रज्ञाशील व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में करेगा। नवीनतम कृष्णा बनाम राज्य 2018 यह अविधारित विधिक स्थिति है जो विधिक अवधारणा है कि व्यक्ति जिसे अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था वह उसने ही मृतक को मार दिया होगा। यह साबित करने के लिए अभियुक्त ने अपराध नहीं किया। साबित करने का भार अभियुक्त पर है। हालांकि इस तरह के साक्ष्य अकेले उचित संदेश से परे अभियुक्त को अपराध को सिद्ध करने का भार निर्वहन नहीं कर सकते। इनकी संपुष्टि की जानी चाहिए। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन विशेषाधिकृत संसूचना कुलविंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब 2015 का वाद है, जिसमें कहा गया कि जब शासकीय साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय और विश्वास करने योग्य हो तब उनके साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध अभिधारित न करने का कोई कारण नहीं है। भारत संघ बनाम ओरिएंट इंजीनियरिंग एंड कमर्शियल कंपनी 1978 धारा 121 के अंतर्गत विशेषाधिकार एक मध्यस्थ के लिए भी उपलब्ध है। राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1954 न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि धारा 122 के अंतर्गत सूचना के अलावा पति पत्नी के आचरण के कारण संरक्षित नहीं है। पत्नी इस बात की साक्ष्य दे सकती है कि उसके पति ने किसी निश्चित अवसर पर क्या किया, हालांकि वह नहीं बता सकती कि उस पर उसने क्या कहा। क्यून इम्प्रेस बनाम डोनेंग 1899 यह प्रश्न था कि तलाशी के दौरान पुलिस द्वारा बरामद अपनी पत्नी को आरोपी द्वारा भेजी गई एक संसूचना ग्राह्य है। यह निर्धारित किया गया कि इस पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि मामले में पत्नी का परीक्षा नहीं जा रही थी, न तो इसके खुलासा करने को विवश किया गया और न ही ऐसा करने की अनुमति दी गई। MC वर्गीज बनाम TJ पुन्ना का वाद है, जिस पे यह कहा गया